नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण x - 7y बराबर -42 है। कह रहा है कि समीकरण जो है x - 7y बराबर -42 है। एक मिनट दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण x - 7y बराबर -42 का ग्राफ जो है P बिंदु जिसके निर्देशांक अल्फा कोमा बीटा है पर y अक्ष को काटता है। यहाँ कह रहा है कि समीकरण x - 7y बराबर -42 का ग्राफ जो है बिंदु P जिसके निर्देशांक अल्फा कोमा बीटा है पर y अक्ष को काटता है। यहाँ कह रहा है तथा समीकरण 6x + y - 15 बराबर 0 का ग्राफ जो है बिंदु Q जिसके निर्देशांक है गामा प्लस डेल्टा पर x अक्ष पर काटता है। कह रहा है बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण जो है कह रहा है कि समीकरण x - 7y कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि समीकरण x - 7y बराबर कह रहा है कि समीकरण x - 7y बराबर -42 जो है ये y अक्ष को काटता है P बिंदु पर। अगर दोस्तों ये समीकरण अगर ये समीकरण y अक्ष को काट रहा है तो उस बिंदु के दोस्तों जहां पर भी y काट रहा है दोस्तों ये समीकरण जहां पर भी y अक्ष को काट रहा है उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए उस बिंदु के निर्देशांक देखा जाए तो 0, y होंगे। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये समीकरण जहां पर भी काट रहा है, जहां पर भी y अक्ष को काट रहा है वहां पर x की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। मतलब जहां पर काट रहा है उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0, y होंगे। तो दोस्तों जहां पर काट रहा है ये समीकरण काट रहा है वहां पर उस बिंदु पर देखा जाए तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दिया? 0 रख दिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तब क्या मिलेगा? तो देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो y बराबर आया। दोस्तों ये समीकरण किस बिंदु पर काट रहा है? देखिए ये समीकरण जो है y अक्ष पर 0, y पर काट रहा था। y की वैल्यू क्या आई है? 6 आई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये समीकरण जो है y अक्ष पर देखा जाए तो 0,6 पर काट रहा है। 0,6 पर काट रहा है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि भैया 0,6 नहीं, बिंदु P पर जिसके निर्देशांक अल्फा कोमा बीटा है उस पर काट रहा है। हम कह रहे हैं कि ये 0,6 पर काट रहा है, y अक्ष के 0,6 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया P बिंदु जिसके निर्देशांक अल्फा कोमा बीटा है उस पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूं तो अल्फा की वैल्यू आई 0 और बीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई? तो बीटा की वैल्यू देखा जाए तो 6 निकल कर आई है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि इसी प्रकार कह रहा है कि समीकरण 6x समीकरण 6x प्लस y बराबर 15 जो है कह रहा है कि इसी प्रकार कह रहा है समीकरण 6x प्लस y बराबर 15 जो है x अक्ष को बिंदु Q जिसके निर्देशांक गामा प्लस डेल्टा है उस पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दोस्तों अगर ये समीकरण x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो अगर दोस्तों ये समीकरण हमारा जो है x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए जिस बिंदु पर ये x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक x, 0 होंगे। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जिस बिंदु पर ये रेखा जो है जिस बिंदु पर x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है वहां पर देखा है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो y की वैल्यू मैं 0 रख लेता हूँ। यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख लेता हूँ। अगर मैं दोस्तों 0 रखता हूँ तो इसका तो काम खत्म हो गया। यहाँ से दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू क्या होगी? देखिए 6x बराबर 15 आ गया तो x की वैल्यू देखा जाए तो 5/2 निकल कर आई।
5/2 निकल कर आई। हाँ कि नहीं? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण जो है दोस्तों, ये समीकरण जो है x अक्ष पर देखा जाए तो x, 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा काट रहा था। हाँ कि नहीं? x की वैल्यू क्या हो गया 5/2 है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये समीकरण जो है x अक्ष पर 5,2 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि क्यू बिंदु जिसके निर्देशांक गामा प्लस डेल्टा है उस पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर दोस्तों तुलना दोस्तों हमारे अनुसार इस पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्यू बिंदु जिसके निर्देशांक गामा प्लस डेल्टा है उस पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो तुलना करता हूँ तो गामा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? गामा की वैल्यू जो है 5/2 निकल कर आएगी। और डेल्टा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? डेल्टा की वैल्यू देखा जाए तो डेल्टा की वैल्यू देखा जाए तो 0 निकल कर आएगी। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब दोस्तों हमसे जिस चीज की वैल्यू पूछ रहा था उस चीज की वैल्यू यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा था? देखिए हमसे कह रहा था, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। अब जिसकी वैल्यू पूछ रहा था उस चीज की वैल्यू हम यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं, उस चीज की वैल्यू यहाँ पर हम बताने की कोशिश करते हैं। हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा था? देखिए हमसे कह रहा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस इसकी वैल्यू बताइए। हाँ, इसी की वैल्यू पूछ रहा था। हाँ, इसी की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमें तब पता चलेगा जब हम सबकी वैल्यू यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे। तो हाँ, सबकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दिया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या होगा? 0 है, तो 0 रख दिया। बीटा की वैल्यू क्या होगा? बीटा की वैल्यू देखा जाए तो 6 है, रख दिया। गामा की वैल्यू क्या होगा? देखिए गामा की वैल्यू देखा जाए तो 5/2 है, 5/2 ये रख दिया। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगा? इसकी वैल्यू देखा जाए तो 0 है, रख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें इससे तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, 6 दूनी 12, 12 5 17 क्या 17/2 निकल कर आया है। हाँ, मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 17/2 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पढ़िए इस कॉन्सेप्ट को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक x1, y1 है और x2, y2 है, कह रहा है को एक तीसरा बिंदु m अनुपाते n के रूप में बाह्य विभाजित करता है, तो उस बाह्य बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो mx2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n होंगे। हाँ, यही कह रहा है कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, यही कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार हमने अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमने निकाला था, उसी प्रकार दोस्तों बाह्य विभाजन बिंदु के भी निर्देशांक निकलते हैं, लेकिन बस फर्क इतना हो जाता है कि प्लस की जगह माइनस आ जाता है और कुछ नहीं होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों मान लीजिए दो बिंदु हैं। एक ए है, एक बी है। मान लीजिए दोस्तों दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु ए है हमारा, एक बिंदु हमारा बी है। कोई दिक्कत है? होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दोस्तों दो बिंदु है हमारा, एक ए है, एक बिंदु बी है। ठीक है, ए बिंदु का जो निर्देशांक है दोस्तों मान लीजिए x1 और x2 है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। हमारा कॉन्सेप्ट हमसे कह रहा है कि यदि दो बिंदु हमारा एक ए है, एक बी है, और ए बिंदु के निर्देशांक जो है x1 y1 है, और बी बिंदु के जो निर्देशांक है x2 y2 है, x2 और y2 है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड बना है, उस रेखाखंड को यदि एक तीसरा बिंदु जो है P बाह्य विभाजित करता है m अनुपाते n में, बाह्य विभाजित करता है m अनुपाते n के रूप में बाह्य विभाजित करता है। 1 मिनट रुकिए। बाह्य विभाजित करता है m अनुपाते n के रूप में।
बाह्य विभाजित करता है m अनुपात n के रूप में, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक x1 और y1 x2 और y2 है और को मिलाने वाले रेखाखंड को एक तीसरा बिंदु P बाह्य विभाजित करता है, मतलब यहाँ पर विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है m अनुपात n के रूप में, m अनुपात n के रूप में, तो ऐसी स्थिति में इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, 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 इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करिए तो mx2, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए my2, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, माइनस का साइन लगाइए, अब माइनस का साइन लगाइए, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए nx1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए माइनस लगाकर तो ny1। अब दोस्तों जो प्राप्त हुआ है उसे m माइनस n से भाग दे दीजिए, तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे ये होंगे, इस प्रकार तो देखा जाए तो बाह्य बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे क्रमशः ये होंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं है। अगर आपको अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक पता है कैसे निकालते हैं, तो आपको बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्लस के जगह केवल माइनस ही होता है और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना कि यदि एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, एक बिंदु A जिसके निर्देशांक x1 y1 और दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 और y2 है, को एक बिंदु P तीसरा बाह्य विभाजित करता है m अनुपात n के रूप में, तो ऐसी स्थिति में इस P बिंदु को जो निर्देशांक होंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n होंगे, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर प्रूफ करवाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्रूफ करवाने से हमें कोई थोड़ा भी लाभ नहीं मिलेगा, केवल आपको ध्यान रखना है। अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कह रहा है कि P बिंदु के निर्देशांक बताइए, जो कि डिवाइड करता है एक लाइन को बाह्य, कह रहा है एक लाइन AB को बाह्य डिवाइड करता है 3 अनुपात 1 के रूप में। कह रहा है कि जहां पर A बिंदु का जो निर्देशांक है 9,4 है और B बिंदु का जो निर्देशांक है 5,2 है, B बिंदु का जो निर्देशांक है 5,2 है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे यदि P बिंदु जो है AB एक रेखाखंड जिसको बाह्य विभाजित करता है, कह रहा है कि P बिंदु के बताइए निर्देशांक क्या होंगे जो बाह्य विभाजित करता है AB को 3 अनुपात 1 के रूप में, जहां पर A की एक निर्देशांक 9,4 है और B के निर्देशांक 5,2 है, ठीक है। यहाँ पर आइए हम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, कह रहा है A बिंदु का जो निर्देशांक है 9,2 है, ठीक है, 9,2 है, और कह रहा है B बिंदु का जो निर्देशांक है, और कह रहा है B बिंदु का जो निर्देशांक है, कह रहा है कि B बिंदु का जो निर्देशांक है वो 5,2 है, ठीक है। कह रहा है एक तीसरा बिंदु जो है, कह रहा है A और B को, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिंदु A है, एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक क्रमशः 9,2 और 5,2 है। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु P जो है, एक तीसरा बिंदु जो P है बाह्य विभाजित करता है। कह रहा है एक तीसरा बिंदु P जो है बाह्य विभाजित करता है 3 अनुपात 1 के रूप में, 3 अनुपात 1 के रूप में। कह रहा है कि एक तीसरा बिंदु P जो है इन दोनों को 3 अनुपात 1 के रूप में विभाजित करता है। क्या 3 अनुपात 1 के रूप में विभाजित करता है, 3 अनुपात 1 के रूप में विभाजित करता है। कह रहा है कि तब बताइए P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कह रहा है कि तब बताइए P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कह रहा है कि तब बताइए P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहे हो, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमें P बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो जैसे आप अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालते थे, ठीक वैसे ही निकालिए, केवल प्लस नहीं है माइनस लगा दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई 5 से करिए तो क्या आएगा, हो गया 15 आएगा, तो यहाँ पर 15 लिखिए।
3 की मल्टीप्लाई 2 से करिए तो आया 6 लिखिए। अब यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। 1 की मल्टीप्लाई इधर करिए तो 9 आया, यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिए। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करिए तो आया यहाँ पर 2। अब दोस्तों क्या करना है, अब दोस्तों आपको दोनों जो अनुपातिक वैल्यू थी उनके अंतर से भाग दोस्तों अब करना है आपको 3 - 1, बड़े में से छोटा घटाकर लिखना है। बड़े अनुपातिक वैल्यू में से छोटा अनुपातिक वैल्यू घटा के लिखना है। तो क्या आएगा, हो गया देखिए 2 आएगा। m - n करेंगे मतलब 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 3 बाह्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 3, 2 क्या होंगे, 3, 2 होंगे। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए बाह्य बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे 3, 2 होंगे। बाह्य बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे 3, 2 होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी पी। कह रहा है कि पी बिंदु के निर्देशांक बताइए जो कि डिवाइड करता है ए बी को बाह्य रूप से 5:3 के रूप में विभाजित डिवाइड करता है। ठीक है, कह रहा है कि जहां पर ए और बी बिंदु के जो निर्देशांक है 2,4, 2,4 और 6,8 है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी कह रहा है ए बी 2 बिंदु है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि ए बी 2 बिंदु है। कह रहा है कि ए बी 2 बिंदु है। 1 मिनट और रुकिए, 1 मिनट रुकिए, नीचे कर दो थोड़ा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी 2 बिंदु है जिसके निर्देशांक क्रमशः 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 6,8 है। 6,8 है जिसके निर्देशांक 2,4 और 6,8 है। कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु जो है P बाह्य रूप से विभाजित करता है। बाह्य रूप से विभाजित करता है 5:3 के रूप में। 5:3 के रूप में विभाजित करता है। 5:3 के रूप में विभाजित करता है। ठीक है, 5:3 के रूप में विभाजित करता है। ठीक है, ये सब आपको ये फिगर जो मैं बना रहा हूँ ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि ए एक बिंदु है, एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक 2,4 और 6,8 है। कह रहा है कि को एक बाह्य बिंदु पी जो है 5:3 में विभाजित करता है। तब बताइए पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों मुझे पी बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपको निकालना है पी बिंदु के निर्देशांक तो आप क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई करिए 6, तो 5 6 30 आया। तो देखिए जैसे आपने 5 से किया 6 में वैसे ही 8 में करेंगे तो 40 आएगा। इसी प्रकार 3 से मैं इधर करता हूँ तो -6 आएगा। इसी प्रकार मैं 3 से 12 करता हूँ तो 12 आया, यहाँ पर -12 लिख दिया। अब क्या करना है, 5 में से 3 घटा के लिखिए तो आया 2, यहाँ पर भी घटा के लिख दिया 2। इस प्रकार तो देखा जाए बाह्य बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे क्रमशः 30 में से अगर 6 घटाते हैं तो 12 और 30 में से अगर 40 में से अगर 10 घटाते हैं तो 30, 28, 14। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो बाह्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे क्रमशः 12,14 होंगे। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर रेखा है तो उससे 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एक अंतः विभाजन कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई रेखा है तो उस रेखा का 2 तरीके से विभाजन हो सकता है। एक अंतः विभाजन हो सकता है, एक बाह्य विभाजन। दोस्तों किसी भी रेखा को 2 तरीके से हम काट सकते हैं। एक अंतः काट सकता हूँ, एक बाह्य विभाजन कर सकता हूँ। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमें इस क्वेश्चन को जिस प्रकार से हम करते आए हैं उस तरीके से नहीं करना है। पहले हम उस तरीके से करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा मेथड देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए एक्स अक्ष जो है पी की रेखा को किस अनुपात में विभक्त करेगा। हाँ, कह रहा है कि बताइए एक्स अक्ष जो है पी की रेखा को किस अनुपात में विभक्त करेगा।
ठीक है। कह रहा है कि जहाँ पर पी के निर्देशांक 5,-6 है और क्यू के निर्देशांक 2,3 है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पी क्यू रेखा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पी क्यू रेखा है। कह रहा है पी बिंदु के जो निर्देशांक है, कह रहा है कि पी बिंदु की जो निर्देशांक है 5,-6 है और क्यू बिंदु की जो निर्देशांक है वो 2,3 है। हाँ कह रहा है कि ये जो पी क्यू रेखा है इस रेखा को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभक्त करेगा। हाँ मान लीजिए दोस्तों पी क्यू रेखा को एक्स इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए दोस्तों पी क्यू रेखा को एक्स अक्ष जो है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर दोस्तों पी क्यू रेखा को एक्स अक्ष इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, x को 0 होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न को दोस्तों हमसे कह रहा है कि पी क्यू रेखा को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभक्त करेगा। मान लीजिए दोस्तों पी क्यू रेखा को एक्स अक्ष इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है इस रेखा को m अनुपात n के रूप में। कोई दिक्कत है, कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न कोई नहीं। दोस्तों ये बिंदु दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये बिंदु जो है दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष जो है इस पी क्यू रेखा को दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष जो है पी क्यू रेखा को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है m अनुपात n के रूप में। हाँ जिसके दोस्तों इस बिंदु जहां पर एक्स अक्ष प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, x, 0 है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस बिंदु के जहां पर एक्स अक्ष प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक को ये जो दिया है इसे भूल जाइए, ठीक है, भूल जाइए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। P बिंदु की जहाँ पर निर्देशांक A है और Q बिंदु के निर्देशांक A है और ये बिंदु जो है इस पूरी रेखा को m अनुपात n के रूप में विभक्त कर रही है। हाँ अगर दोस्तों ये बिंदु इस पूरी रेखा को m अनुपात n के रूप में विभक्त कर रही है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए इस बिंदु के निर्देशांक देखा जाए तो इसकी निर्देशांक दिखाने के लिए आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए तो 2m आएगा। तो भैया इसकी मल्टीप्लाई आप इधर भी कर दीजिए 3m आएगा। तो भैया इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करिए -5 आना है। तो भैया इसकी मल्टीप्लाई आप इधर भी कर दीजिए -6 आना है, ठीक है। तो भैया देखिए यहाँ पर m + n से भाग दे दीजिए। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस बिंदु के निर्देशांक देखा जाए, इस बिंदु के निर्देशांक देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक देखा जाए तो ये होंगे। हाँ दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस बिंदु के निर्देशांक है, ये बिंदु जो पी क्यू रेखा को m अनुपात n के रूप में विभक्त कर रहा है इस बिंदु के निर्देशांक क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो ये होंगे, लेकिन हमारे अनुसार देखा जाए तो ये होंगे। मतलब ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। अगर दोस्तों मैं ये बराबर इसके रख के सोल्व करता हूँ तो बड़ा भाग परेशान होगी, इसलिए दोस्तों मैं ये बराबर इसके रख के सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों 3m - 6n अपॉन m + n बराबर 0 में रख के सोल्व करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 3m बराबर 6n आएगा और m और n का जो अनुपात आएगा वो 2:1 आएगा, 2:1 आएगा। हाँ मतलब देखा जाए तो ये बिंदु जो है इस PQ रेखा को 2:1 में विभक्त करेंगे। हाँ मतलब x अक्ष देखा जाए तो इस मतलब x अक्ष देखा जाए, x अक्ष तो यहीं पर प्रतिच्छेद करा था, हो गया। हाँ मतलब देखा जाए तो x अक्ष जो है इस PQ रेखा को 2:1 के रूप में विभक्त करेंगे, ठीक है। यही पूछा था, हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना है, ठीक है। तब किस प्रकार करना है, तो आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आप उनके बारे में पढ़िए। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को फिर से इस प्रकार के क्वेश्चन को फिर से करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जिससे आपके अंदर क्लियरिटी आ जाए। दोस्तों लिखा है कॉन्सेप्ट आपके सामने कि यदि दो बिंदु ए बी जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और y2 हैं, जिस प्रकार हम कर रहे थे उस प्रकार तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपको और तेजी से निकालना है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पढ़िए कॉन्सेप्ट। कह रहा है यदि दो बिंदु ए बी जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और y1 y2 हैं तो ऐसी स्थिति में एक मिनट हो जाइए x2 y2 अब पढ़िए दोस्तों, देखिए कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। देखिए यदि दो बिंदु ए बी जिनके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 है तो ऐसी स्थिति में x अक्ष ए बी से बने रेखाखंड को y
वाई माइनस वाई1 अपॉन वाई टी के अनुपात में विभक्त करेगा, ठीक है। इसी प्रकार वाई अक्ष जो है, वाई अक्ष ए बी से बने रेखाखंड को वाई जो है दोस्तों, अगर दो बिंदु ए बी जिनके निर्देशांक है x1 y1 और x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में x अक्ष जो है ए बी से बने रेखाखंड को माइनस वाई1 अपॉन वाई टी के रूप में y2 के अनुपात के रूप में विभक्त करेगा, और y अक्ष जो है ए बी से बने रेखाखंड को माइनस x1 अपॉन x2 के अनुपात में विभक्त करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि यदि एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x1, x1, y1 है, और कह रहा है एक बिंदु बी जिसके निर्देशांक x2, y2 है। कह रहा है एक बिंदु जिसके निर्देशांक x1, y1 है, और एक बिंदु बी जिसके निर्देशांक क्रम से x2, y2 है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों x अक्ष जो है ए बी से बने रेखाखंड को माइनस y1 अपॉन y2 के अनुपात में विभक्त करेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों x अक्ष जो है ए बी से बने रेखाखंड को माइनस y1 अपॉन y2 के रूप में विभक्त करेगा, और y अक्ष जो है माइनस x1 अपॉन x2 के अनुपात में विभक्त करेगा। ए बी से बने रेखाखंड को माइनस x1 अपॉन x2 के अनुपात में विभक्त करेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ध्यान रखते हैं तो इसके माध्यम से हम चीज़ों को और तेजी से बता सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। जो आपको सोल्व करना पड़ रहा था उस चीज़ से आपको बच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहता है। अगर ध्यान नहीं रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन y एक्सिस इंटरसेक्ट द लाइन PQ वेयर, जहाँ पर P बिंदु के निशान 5, और Q बिंदु के निशान -2, दिया है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए y एक्सिस जो है किस अनुपात में PQ रेखा को इंटरसेक्ट करती है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एक P बिंदु दिया है जिसके निशान 5, और एक बिंदु Q दिया है जिसके निशान -2, -3 है। हाँ दोस्तों ये देखा जाए तो हमारा PQ की बात हो रही है, P पहले आ रहा है, इसलिए दोस्तों देखा जाए तो ये हमारा x1 है और ये y1 है, ठीक है। और ये दोस्तों हमारा देखा जाए तो ये हमारा x2 है और ये y2 है, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए y एक्सिस जो है PQ रेखाखंड को किस अनुपात में विभक्त करिए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो निर्देशांक हमें दो बिंदु दिए गए जिसके निर्देशांक क्रम से ये है। हाँ कह रहा है कि बताइए तब y एक्सिस जो है PQ रेखाखंड को किस अनुपात में विभक्त करेंगे। दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि यदि दो बिंदु हमें A और B दिए जा रहे हैं और उसके निर्देशांक क्रम से x1 y1 और x2 y2 हैं, तो ऐसी स्थिति में y अक्ष जो है उन दोनों रेखाखंडों को y अक्ष देखा जाए तो AB रेखाखंड को माइनस x1 अपॉन x2 के अनुपात में विभक्त करेंगे। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों हमें यहाँ पर पता करना है कि y अक्ष PQ को किस अनुपात में विभक्त करेगी, तो इसके लिए दोस्तों हमें x1 और x2 की वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। x1 और x2 का मान रखना पड़ेगा। x1 का मान क्या होगा, देखिए -5 है तो मैंने यहाँ पर 5 रख दिया, ठीक है। और x2 की वैल्यू क्या होगा, -2 है, मैंने -2 रख दिया। इस प्रकार दोस्तों आपने खुद देखा कि 5/2 निकल कर आया। मतलब PQ रेखाखंड को y अक्ष जो है 5:2 के रूप में विभक्त करेगा, 5:2 के रूप में विभक्त करेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप तेजी से जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आप तेजी से जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं फिर से। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन x एक्सिस इंटरसेक्ट द लाइन PQ वेयर P के निशान हमें दिया है और Q के निशान दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए x अक्ष जो है PQ रेखा को किस अनुपात में विभक्त करेंगे। हाँ ये कह रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें P के निशान दिया है, P के निर्देशांक हमें 5,-6 दिया है, 5,-6 दिया है। और Q बिंदु के निर्देशांक हमें दिया है, Q बिंदु के निर्देशांक हमें दिया है
2,3 दिया है, 2,3 दिया है, हाँ ठीक है। और हमसे कह रहा है कि बताइए एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष जो है पी क्यू से बने रेखाखंड को, पी क्यू से बने, पी और क्यू से बने रेखाखंड को किस अनुपात में व्यक्त करेगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखाखंड को x अक्ष जो है -y1/y2 के अनुपात में व्यक्त करती है, हाँ -y1/y2 के अनुपात में व्यक्त करती है। अगर दोस्तों हमें यहाँ पर पता करना है कि PQ रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में व्यक्त करेगी, तो यहाँ पर y1 और y2 की वैल्यू रखना पड़ेगा, y1 और y2 की वैल्यू का मान रखना पड़ेगा। दोस्तों y1 की वैल्यू क्या होगी, -6 है, -6 रखिए। y2 की वैल्यू का है क्या होगा, 3 है, तो मैंने 3 रख दिया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2:1 निकल कर आया। मतलब हो गया, मतलब यही है 2/1 आया है, मतलब 2:1 आया। मतलब क्या होगा, मतलब यही है कि x अक्ष जो है PQ रेखाखंड को 2:1 में विभक्त करेगी। ठीक है, यही चीज हमारा पहले भी आया था। हो गया, हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीज समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी के ऊपर दोस्तों ये चीज तो क्लियर हो गया। अगर आपको सूत्र या आपको वैसे नहीं पसंद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे पसंद नहीं है तो वैसे कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप तेजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीज समझ में आई होगी। ठीक है, थोड़ा उससे भारी पड़ेगा, लेकिन इससे हल्का ही पड़ेगा। अब दोस्तों हमें एक चीज और सीखना है, उसके बारे में आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है। कह रहा है यदि दो बिंदु ए बी जिनके निर्देशांक होना चाहिए था, ठीक है, क्रमशः x1 y1 और y2 है, तो ऐसी स्थिति में ax + by + c = 0 जो है a और b से बने रेखाखंड को -ax1 + by1 + c ax2 + by2 + c के अनुपात में व्यक्त करेगी। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कह रहा है कि यदि एक बिंदु a जिसके निर्देशांक x1 y1 है और एक बिंदु b जिसके निर्देशांक y1 y2 है, कह रहा है एक बिंदु a एक बिंदु b जिसके निर्देशांक क्रमशः ये है। 1 मिनट हो गई, मैं और नीचे लिख देता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिंदु a जिसके निर्देशांक x1 y1 है और एक बिंदु b जिसके निर्देशांक क्रमशः x2 और y2 है। कह रहा है कि अगर एक बिंदु a जिसके निर्देशांक ये है और एक बिंदु b जिसके निर्देशांक a है, तो ऐसी स्थिति में एक रेखा ax + by, ऐसी स्थिति में एक रेखा ax + by प्लस c जो है ax + by + c बराबर 0। कह रहा है यदि एक बिंदु a ये है, एक बिंदु जिसके निर्देशांक ये है, एक बिंदु b जिसके निर्देशांक ये है, तो ऐसी स्थिति में कह रहा है यदि कोई बिंदु a और कोई बिंदु b जिसके निर्देशांक क्रमशः ये है, तो ऐसी स्थिति में एक रेखा ax + by + c जो है AB से बने रेखाखंड को -ax1 + by1 + c अपॉन ax2 + by2 + c के अनुपात में व्यक्त करेंगे, ठीक है, +c के अनुपात में व्यक्त करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट कर रहा है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि यदि एक बिंदु हमें ये दिया जाए, एक बिंदु हमें ये दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में ax + by + c = 0 जो है AB से बने रेखाखंड को -ax1 + by1 + c ax2 + by2 + c के अनुपात में व्यक्त करेंगे। आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कह रहा है कि बताइए रेशियो, कह रहा है कि 2x + 3y + 6 = 0 जो है PQ को किस अनुपात में व्यक्त करें। ये कह रहा है कि बताइए 2x + 3y + 6 = 0 जो है वो PQ को किस अनुपात में व्यक्त करें, यदि P बिंदु के निर्देशांक ये है और Q बिंदु के निर्देशांक ये है। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक -5, -6 है और एक बिंदु Q है जिसके निर्देशांक क्रमशः 9,1 है। हाँ, ये कह रहा है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक ये है और एक बिंदु Q है जिसके निर्देशांक ये है। कह रहा है कि तब बताइए 2x + 3y
रैकेट तब बताइए 2x प्लस 3y प्लस c प्लस 6 बराबर 0 जो है ये पी क्यू से बने रेखाखंड को किस अनुपात में व्यक्त करेगी। हाँ दोस्तों आपको चित्र में पता है कि यदि एक रेखाखंड हमारा एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक क्रम से x1 y1 और x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखाखंड को ax प्लस by प्लस c नामक रेखा जो है माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c के अनुपात में व्यक्त करती है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है, हो गया। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों हमें पता करना है कि पी क्यू रेखाखंड को ये रेखा किस अनुपात में व्यक्त करेगी, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ तो दोस्तों मैं रख लेता हूँ। दोस्तों मैं रख लेता हूँ ए की वैल्यू देखा जाए दोस्तों हमारा समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c के रूप में। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए की वैल्यू a है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 6 है। हाँ ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगा, देखिए माइनस तो चिन्ह लगाइए, ए की वैल्यू 2 है। ठीक है। x1 क्या होगा, x1 देखा जाए तो -5 है, मैंने -5 लिया। ठीक है। b की वैल्यू क्या होगा, b की वैल्यू 3 है। y1 की वैल्यू क्या होगा, 6 है, मैंने 6 लिख लिया मल्टीप्लाई। c की वैल्यू क्या होगा, 6 है, प्लस 6 लिख लिया। ठीक है। अपॉन लिखा, अपॉन ले लिया, अपॉन ले लिया। ठीक है। अपॉन लगा दिया। अपॉन a की वैल्यू क्या होगा, 2 है। ठीक है, माइनस लगाया। x2 की वैल्यू क्या होगा, 9 है। और b की वैल्यू क्या होगा, b की वैल्यू 3 है। और y2 की वैल्यू क्या होगा, 1 है, दे दिया, प्लस 6। इस प्रकार देखा जाए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। माइनस का 10 आया, 6 3 18, 18 6 24, और 24 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 24 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 14। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऊपर माइनस का 14 आ रहा है। हाँ माइनस का 14 आ रहा है। नीचे क्या आएगा, देखिए नीचे देखा जाए तो 2 9 18, 18 3 21, 21 6 27। इस प्रकार देख रहे हैं तो 27 आ रहा है। हाँ इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 16 तो नहीं होगा। तो इस प्रकार 1 मिनट बोलिए, 6 3 18, 18 6 24, 24 में से 10 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 14, माइनस का 14 आ जाएगा ऊपर। नीचे क्या होगा, देखिए 2 9 18, 18 में न जोड़ेंगे तो 27। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 14 अपॉन 27 आ रहा है। हाँ 1 मिनट रुक दीजिए, देख लो कहाँ गलती हो रहा है आगे। दोस्तों क्यू बिंदु के जो निर्देशांक है -1 9,-1 है। ठीक है। यहाँ पर जो क्यू बिंदु था उसके निर्देशांक -9,-1 था। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो y2 की वैल्यू क्या होगी, -1, तो यहाँ पर -1 लगेगा। अब दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर 14 माइनस का 14 अपॉन 21 आ गया, और इसे भी सोल्व करता हूँ तो 7 दूनी 14, माइनस का 2/3 आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 जो है पी क्यू से बने रेखाखंड को 2:3 में विभक्त करना है। हाँ दोस्तों आप ये बात कर रहे हो कि ये माइनस साइन भी तो लगा है। दोस्तों ये माइनस साइन आपको दिखा रहा है कि अगर दोस्तों प्लस साइन आता तो हमें, अगर दोस्तों प्लस आता साइन, तो ये रेखा जो है, ये जो रेखा है इस PQ रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। लेकिन अगर माइनस आ रहा है तो ये इसका मतलब यही है कि ये जो रेखा है PQ से बने रेखाखंड को बाह्य विभाजित कर रही है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अनुपातिक वैल्यू जो है माइनस में आ रही है तो इसका मतलब है कि वो रेखा जो है बाह्य विभाजित कर रही है। अगर प्लस में आ रही है तो वो रेखा जो है आंतरिक विभाजित कर रही है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम कुछ और यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कहना क्या चाह रहा है। आइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए यही कहना चाह रहा है कि किसी नॉन वर्टिकली लाइन का, कह रहा है किसी नॉन वर्टिकली लाइन का एक्स एक्सेस पर एंटीक्लॉकवाइज झुकाव को स्लोप कहते हैं। ठीक है। कह रहा है किसी नॉन वर्टिकली लाइन का एक्स अक्ष पर एंटीक्लॉकवाइज झुकाव को स्लोप कहते हैं। ठीक है। जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण पर एंटीक्लॉकवाइज झुका हुआ है, कह रहा है यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण पर एंटीक्लॉकवाइज झुका हुआ है तो उस रेखा की ढाल जो होगा m बराबर tan थीटा होगा।
ठीक है। आगे कह रहा है कि किसी लंबवत रेखा का ढाल जो होता है अनडिफाइंड होता है, मतलब निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर झुकाव स्लोप किसे कहते हैं। उसके बाद उस आखिर दोस्तों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्लोप किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जरूरी है स्लोप सीखने की कोशिश करते हैं, स्लोप जानने की कोशिश करते हैं कि किसे कहते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, एक कार्तीय तल बना लिया, एक कार्तीय तल बना लिया, एक कार्तीय तल बना लिया। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपके सामने जो क्या लिखा गया है, देखिए लिखा गया है कि कोई भी तरह लिखा गया है एक नॉन वर्टिकली लाइन, ठीक है दोस्तों। वर्टिकल लाइन जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब लंबवत रेखा। दोस्तों वर्टिकली लाइन जो होता है लंबवत रेखा होता है। यहाँ पर नॉन वर्टिकली लाइन की बात की गई है, मतलब लंबवत रेखा के अलावा कोई सी भी रेखा, ठीक है। कह रहा है कि किसी नॉन वर्टिकली लाइन का एक्स अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज झुकाव को स्लोप कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए इस एक लाइन जो है एक्स अक्ष को ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स अक्ष को ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर एक्स अक्ष को ये वाली लाइन जो है एक्स अक्ष को, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक कार्तीय तल था और इस कार्तीय तल पर एक रेखा जो है एक्स अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ, अगर दोस्तों ये वाली रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो इस रेखा का कुछ ढलान होगा, इस रेखा का ढलान कुछ होगा, स्लोप कुछ होगा, हो गया हाँ स्लोप कुछ होगा। तो दोस्तों ये जो स्लोप है दोस्तों को हमसे कॉन्सेप्ट में यही कह रहा है कि इस अक्ष का, दोस्तों हमसे कह रहा है कि इस रेखा का जो ढलान होगा, इस रेखा का जो इस अक्ष का जो झुकाव होगा, इस अक्ष का झुकाव जो है दोस्तों, इस अक्ष का कह रहा है कि ये झुकाव जो है एंटी क्लॉकवाइज झुकाव। दोस्तों झुकाव तो दो तरफ से है, एक इस साइड से भी है, एक इस साइड से है, लेकिन कह रहा है कि ये जो झुकाव है एंटी क्लॉकवाइज, कह रहा है ये जो एंटी क्लॉकवाइज झुकाव है इस रेखा का एक्स अक्ष के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज झुकाव है इसी को हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये कार्तीय तल था और इस कार्तीय तल पे एक रेखा ऐसे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दो तरीके से झुकाव है, एक इधर झुकाव है, एक इधर भी झुकाव है। तो दोस्तों ये इस साइड से एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, इस रेखा का स्लोप कहते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज, अगर दोस्तों ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बनाता है, तो इस रेखा की जो ढाल होगी, m बराबर tan थीटा होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक कार्तीय तल पर एक रेखा ऐसे खींची जा रही है और वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो रेखा एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रही है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो ढाल होगा, ढाल को हम m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो उस रेखा का जो ढाल होगा, मतलब ढाल जो होगा वो m बराबर tan थीटा के बराबर होगा, m बराबर tan थीटा के होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो गया नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये चीज कैसे हो रहा है आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये हमारा एक कार्तीय तल था और इस कार्तीय तल पर एक रेखा एक्स अक्ष को ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों मैंने यहाँ से एक लंबवत रेखा खींच ली, इस शीर्ष से एक लंबवत रेखा खींच ली ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रेखा खींचूंगा इस रेखा पर देखा तो लंबवत गिरेगी, हो गया हाँ लंबवत गिरेगी, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, हो गया हाँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से जो हमने रेखा खींची है उसका नाम ए है और जहाँ पर लंबवत रेखा गिर रही है उसका नाम सी है, मान लीजिए दोस्तों ये जो एक्स अक्ष है जो है इस रेखा के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब दोस्तों AC यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो AC और BC का जो अनुपात है दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि
दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो AC और BC भुजा का जो अनुपात है, इसे हम दोस्तों ये जो AC और BC का अनुपात है, AC भुजा का BC भुजा के, यहाँ पर AC भुजा का BC भुजा के साथ जो अनुपात है दोस्तों, इसे हम AB, ये जो AB रेखा है इसे हम दोस्तों AB AC भुजा का BC भुजा के साथ जो अनुपात है, इसे हम AB भुजा का ढाल कहते हैं। AB भुजा का ढाल कहते हैं। AC अपॉन BC भुजा का जो अनुपात है, इसे हम AB भुजा का ढाल कहते हैं, और ढाल को हम m से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो m बराबर आ गया AC अपॉन BC। ठीक है दोस्तों, AB AC भुजा का BC भुजा के साथ जो अनुपात है, उस अनुपात को हम AB भुजा का ढाल कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो m बराबर आ गया AC अपॉन BC। ठीक है दोस्तों, AC अपॉन, दोस्तों आप मुझे बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है। देखिए tan थीटा बराबर देखा जाए तो AC अपॉन BC होगा। मतलब मैं AC अपॉन BC को tan थीटा लिख सकता हूँ। हाँ tan थीटा लिख सकते हो, तो मैंने AC अपॉन BC में tan थीटा लिख दिया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो m बराबर क्या है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो m बराबर आया है tan थीटा। m बराबर tan थीटा आया है। हाँ m बराबर tan थीटा आया है। ठीक है, तो यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ, कोई रेखा x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होगा, उस रेखा का जो ढाल होगा m बराबर tan थीटा के होगा। m बराबर tan थीटा के होगा। ठीक है, m बराबर tan थीटा के होगा। हाँ तो ये चीजें समझ में आ रही होगी। हाँ ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, आप आखिरी वाली लाइन को पढ़िए, देखिए इसमें कुछ और बातें लिखी गई है। तो हाँ लिखी गई है। ठीक है, क्या लिखा गया है तो देखिए इस यहाँ पर लिखा गया आखिरी वाली लाइन में कि किसी भी लंबवत रेखा का ढाल जो होता है अनडिफाइंड होता है, मतलब निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, निकाला नहीं जा सकता है। क्यों, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये एक तरह से देखा जाए तो स्वतंत्रता पूर्वक ये चीज लटकी हुई है। ठीक है, ये वर्टिकली लटकी हुई है। तो आप मुझे बताइए इस रेखा का ढाल क्या है। तो देखिए ढाल इसका तो कुछ है ही नहीं, अगर थोड़ा सा तिरछा होता तभी ढाल होता। ये वास्तव में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है, तो इसलिए इसका ढाल तो देखा जाए तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ढाल तभी ज्ञात हो सकता है जब ये थोड़ा सा तिरछा हो, चाहे इधर लटका हो चाहे इधर लटका हो, तभी हम बता सकते हैं इसका ढाल क्या हो। हाँ इसलिए दोस्तों किसी भी लंबवत रेखा का जो ढाल होता है अनडिफाइंड होता है। इस तरीके से तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर इसके माध्यम से, आइए इसके माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसी भी लंबवत रेखा का ढाल अनडिफाइंड कैसे होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ थीटा डिग्री का, यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो ढाल होगा m बराबर tan थीटा होगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा जो है x अक्ष पर लंबवत ऐसे, x अक्ष पर लंबवत ऐसे x अक्ष पर लंबवत ऐसे गिरी है, गिरकर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी x अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है। ठीक है, x अक्ष पर इस बिंदु पर काट रही है, और ये जो रेखा है एंटी क्लॉकवाइज x अक्ष के साथ, एंटी क्लॉकवाइज x अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर दोस्तों ये रेखा हमारी x अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये कौन सी रेखा होगी, तो लंबवत रेखा होगी। हाँ अगर दोस्तों ये रेखा हमारी, ये जो रेखा है इस x अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस रेखा का ढाल क्या होगा। देखिए अगर कोई भी रेखा अगर x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बनाती है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो ढाल होता है m बराबर tan थीटा होता है। मैंने कहा तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये जो रेखा है इस x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ पर m बराबर tan थीटा प्राप्त हुआ। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। हाँ अनडिफाइंड होती है। तो दोस्तों अनडिफाइंड है, इसका मतलब क्या है, इस रेखा का जो ढाल है वास्तव में निकाला नहीं जा सकता है। निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कभी दोस्तों हमसे पूछ भी लेता है कि किसी भी लंबवत रेखा का ढाल क्या होगा, तो आप सीधे कहिए कि भैया किसी भी लंबवत रेखा का जो ढाल होगा अनडिफाइंड होगा, क्योंकि उस लंबवत रेखा का ढाल वास्तव में निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आइए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक रेखा x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस रेखा की ढाल ज्ञात करिए। हाँ उस रेखा की ढाल ज्ञात करिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं इसके लिए यहाँ पर ये सब भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधे फॉर्मूला प्रयोग करिए। ठीक है, कह रहा है कि एक रेखा जो है x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का कोण बना रही है। कह रहा है उस रेखा की ढाल क्या है।
हाँ दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रही है तो उस रेखा की जो ढाल होगी m बराबर tan थीटा होगी। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जो रेखा है वो एंटी क्लॉकवाइज एक्स अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बना रही है। हाँ हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो थीटा की वैल्यू 135 डिग्री है। इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा का जो ढाल होगा m बराबर 135 डिग्री होगा, m बराबर 135 डिग्री होगा। हाँ दोस्तों 135 डिग्री को क्या मैं 180 माइनस 45 डिग्री लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 135 डिग्री को 180 माइनस 45 डिग्री लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 10 दोस्तों क्या मैं 10 135 डिग्री को 10 180 माइनस 45 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो m बराबर मुझे 10 180 माइनस 45 डिग्री प्राप्त होगा। और दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि 10 180 माइनस 45 डिग्री जो होता है माइनस 10 45 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो m बराबर आएगा माइनस 10 45 और 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो m बराबर आएगा -1। मतलब जो रेखा x अक्ष के साथ 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज कोण बना रही है उसकी जो ढाल होगी -1 होगी। क्या होगी? -1 होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा? हाँ, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब दोस्तों एक हम फिगर के माध्यम से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये हमारा y अक्ष है, ठीक है, ये हमारा y अक्ष है। ठीक है, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये हमारा y अक्ष है। कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा x अक्ष है, इसी प्रकार दोस्तों हमारा ये x अक्ष है, इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा x अक्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, एक रेखा है दोस्तों, एक रेखा है दोस्तों, एक रेखा है वो x अक्ष दोस्तों, एक रेखा है दोस्तों, एक रेखा है वो रेखा x अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण, अगर दोस्तों यहाँ पर इस रेखा और इस रेखा के द्वारा यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, ये यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो 45 डिग्री है, तब बताइए इस रेखा की ढाल क्या होगी? तब बताइए इस रेखा की ढाल क्या होगी? तो देखिए अगर कोई रेखा x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बनाती है तो ऐसी उस रेखा की जो ढाल होगी m बराबर tan थीटा होगी। मैंने कहा हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो देखा जाए तो ये जो रेखा है इस x अक्ष के साथ क्लॉकवाइज 45 डिग्री का कोण बना रही है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री का कोण बना रही है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए हमें अगर पता करना है इस रेखा की ढाल क्या होगी तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो रेखा है x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पता करने की कोशिश की तो ये वाला कोण निकलता है 135 डिग्री, 180 में से 45 डिग्री घटा दिया तो आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अब ये जो रेखा है x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस रेखा की जो ढाल होगी m बराबर tan 135 डिग्री होगी, tan 135 डिग्री। हाँ, tan m बराबर tan 135 डिग्री होगी। और आपको अच्छे से पता है कि 135 डिग्री का मान क्या होता है? -1 होता है, मतलब इस रेखा की जो ढाल होगी -1 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन कराना जरूरी था जिससे आपके अंदर थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।